salient features of modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बताइए। हेनरी मोजले ने ये पीरियोडिक लॉ कब प्रोजेक्ट किया? वेरी गुड। और उन्होंने किसके किसके बीच ग्राफ बनाया? रूट बोला आपने? अच्छा ठीक किया, इतनी बात हो गई। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया है, जो कि क्वांटम थ्योरी पे प्रॉपरली बेस्ड है और उसी के एसपीडीएफ को लेकर चलता है। तो कुछ फीचर्स हमने देख लिए कि पहला फीचर तो हमने देख लिया कि इसमें वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, देयर आर 18 ग्रुप्स। एंड और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड कहते हैं, देयर आर 7 पीरियड्स। इट इज़ ए कम्पैक्ट फॉर्म जिसमें कि एफ ब्लॉक को हमने अलग निकाल कर रख दिया है। एंड देयर आर एस पी डी एफ ब्लॉक एज पर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन विच ऑर्बिटल। इफ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिटल देन द एलिमेंट विल बिलोंग टू एस ऑर्बिटल। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसी ब्लॉक में वो आएगा। तो ये बताइए कि कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो लॉन्ग पीरियड, कौन कौन से ऐसे पीरियड्स हैं जो लॉन्ग पीरियड्स कहे जाते हैं? 4 and 5 सही कहती हो। तो यहाँ तक आपने सब पढ़ लिया है ना। अब पहली नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज एन एस 1 to 2, एन एस 1 to 2 है, ठीक है। एंड इट occupies first and second group in table। तो first group is for alkali metals which are very reactive and catches फ्लेम इन वाटर। पानी में डाल दो तो आग लग जाती है। सो कैचेस फ्लेम इन वाटर एज दे रिलीज H2 गैस along with lot of heat, क्योंकि इससे बहुत सारी हीट भी निकलती है। सो H2 being a fuel catches fire। So hydrogen being a fuel catches fire, यानी वो जल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि अगर मैं क्या करूं कि सोडियम को पानी में डाल दूं तो पानी में डालने पर ये NaOH बना देगा और हाफ H2 निकाल देगा, और प्लस हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट निकलेगी। तो इन दोनों के मिलने से और ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन अपने आप में खुद ही एक रिएक्शन है। सो हाफ H2O बन जाएगा। तो दैट इज़ ये बन जाएगा, तो इससे फ्लेम हो जाएगी, ये वेपराइज हो जाएगा। तो ये चीज़ बताएगी कि इस जब भी किसी भी मेटल को डालोगे हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो Group 1 metals are called alkali metals and Group 2 metals as they are found in the lithosphere। तो ये लिथोस्फीयर में है तो इसलिए alkali अर्थ मेटल कहे जाते हैं। Group 1 एलिमेंट्स तो पानी में पाए जाते हैं। सो Group 1 elements are alkali metal। Why they are alkali metal? As they
रिलीज OH आयन इन वाटर। तो जब ये Na को पानी में डाला गया तो इसने NaOH बनाया और साथ में H2 रिलीज़ किया, और NaOH को जब और पानी में डाला गया तो ये कैटायन और एनायन में टूट गया और चारों तरफ पानी से घिर गया, जिसको कहते हैं इसका हाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन का मतलब चारों तरफ ये पानी से घिर जाना। हाइड्रेशन का मतलब है कि जो Na+ है इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, जिसमें O इधर रहा और H दूर रहा। चूँकि O पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज रहता है तो वो सोडियम की ओर रहेगा और H दूर रहेगा, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस तरीके से ऐसा रहेगा, और ऐसे चारों तरफ गिर गए निगेटिव पॉजिटिव से। इस चीज़ को कहते हैं हाइड्रेशन हो गया। तो ये चारों तरफ से हाइड्रेशन हो गया, तो पानी में जाते ही इसका हाइड्रेशन हो जाता है और ये फिर वापस NaOH कभी नहीं बनाते। तो इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। अब इसी तरीके से OH का भी क्या होगा, इसमें H इधर हो जाएंगे और O दूर चला जाएगा, और इस तरीके से HHO, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं इट्स हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो हाइड्रेशन ऑफ NaOH हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, पानी से घिर जाना ऑफ NaOH, वो टूट जाता है। तो कहने का मतलब है एज दे रिलीज OH आयन इन वाटर, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं कि नहीं। क्या ये OH आयन रिलीज कर रहे हैं पानी में, तो इसलिए इनको एल्कली मेटल कहते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन अपर क्रस्ट ऑफ लिथोस्फीयर and they are also very reactive। ये भी रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव, तो ये भी रिएक्टिव हो गए। तो these are very reactive। अब ये क्या करते हैं, because these are very reactive, these are called, एल्कली भी लगेगा और अर्थ भी लगेगा, क्योंकि अर्थ के लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं मेटल्स। तो एल्कली क्यों लगा, क्योंकि यदि कैल्शियम को पानी में डाल दिया जाए तो ये CaOH होल ट्वाइस बनाएगा और साथ ही साथ H2 रिलीज़ करेगा। यदि इसे पानी में फर्दर डाल दिया जाए तो एक कैल्शियम आयन बनाएगा और साथ में 2OH माइनस बना देगा। जबकि ये सभी क्या रहेंगे, क्या एक्वियस रहेंगे, और हीट तो रिलीज़ करेगा ही। तो इस तरीके से हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि वो एल्कली मेटल्स हैं, जिसमें कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से हुए, हो गया एल्कली मेटल्स कौन से बताए, दैट इज ली, ना, के, रब, CS फर। और एल्कली अर्थ मेटल्स कौन से बताए, बे, मग, का, सल, बा, रा। तो पहला बताया लीना, के, रब, CS फर, और दूसरा बताया बेमग, बेमग का सर 12। तो यही चैप्टर्स भी हैं आपके में इसी तरह से। ये अलग अगली बुक का पहला चैप्टर, ये दूसरा ही है, बेमग का सर 12, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी तो एक साथ पढ़ा जाएगा। ये एल्कली मेटल फैमिली है, एल्कली अर्थ मेटल फैमिली है। दे फॉर्म कलरलेस सॉल्ट। इनका सॉल्ट कैसा होगा, कलरलेस सॉल्ट। कुछ चीज़ों के बारे में तो आप जानती ही हैं कि चूने को जानती हो, सफ़ेद होता है, लाइम वाटर। और इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, जब बाज़ार से चूना ख़रीदा तो ऐसा था, पानी मिला दिया तो ऐसा हो गया।
घर में पोत दिया तो कैसा हो गया, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बन गया? ठीक है, तो ये सभी सफ़ेद हैं, तो इसलिए इनके जितने भी होंगे सॉल्ट्स वो कैसे होंगे, दे ऑल विल बी वाइट। अब देखो ना, इतनी बात हो गई। इसी तरीके से CaCO3 MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इसको खाने से लूज मोशन हो जाती है, तो इस ये चीज़ है, ठीक है ना। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या फिर आप NaCl ले लो, कुछ भी इसके जितने भी साल्ट्स होंगे NaCl NaOH कुछ भी आपके मन में आ जाए, आप कुछ भी लिख सकती हो, यू आर फ्री टू राइट एंड ऑल आर वाइट। और भी कुछ आता हो सर, वाइट लिख दिया तो वाइट है, तो ये हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टी आपने समझ ली ना, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं बताओ, जो एल्कली मेटल्स हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सिंपली नहीं रह पाते हैं क्योंकि बहुत रिएक्टिव हैं। सो इन एयर दे फॉर्म ऑक्साइड्स। जैसे Na को एयर में रख दो तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम को एयर में रख दो तो क्या बना देगा, CaO। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। एस ब्लॉक के बारे में पता चल गया, इसका जनरल फार्मूला क्या है। सो इन NS1 to 2, N represent पीरियड नंबर एंड जो सफिक्स है ओवर S डिनोट्स ग्रुप नंबर, तो वो उनको ग्रुप नंबर बताता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स along with P block elements are called representative elements, क्योंकि ये अपने ग्रुप की अध्यक्षता करते हैं पूरी टेबल की। एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और टिपिकल एलिमेंट्स, ये चीज़ है, ठीक है। ये सारी बात हो गई, टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं का होता है। ये जो लोहा तांबा जो डी ब्लॉक के हैं सब वही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख लो इनका कहीं सोडियम को इस्तेमाल करेगा क्या एज ए मेटल के तौर पर, या कैल्शियम करेगा क्या, या मैग्नीशियम करेगा, कहीं होता है। तो इसलिए ये सब टिपिकल एलिमेंट्स है। फिर भी चूंकि ये बहुतायत में है इसलिए इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये हमने एस ब्लॉक के बारे में आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरल फार्मूला, जनरल आउटर कन्फिग्रेशन लिखना, फार्मूला ना लिखना, जनरल आउटर कन्फिगरेशन। NS2 or NP1 to 6, in this last electron enters in p orbital, helium is exception। ये हीलियम इसमें एक्सेप्शन है। तो जहाँ पर हमने देख लिया था कि ये जो पहला वाला है वो एस ब्लॉक था, तो इसमें हमने देख लिया इस तरीके से। सो
ली ना के रब सी एस और फर बे मग का सर बा रा। तो ये 1 2 हो गए। इसी में अगर मैं आगे चलूँ तो इस इतना ही चीज़ छोड़ दूँ डी ब्लॉक के लिए और फिर आगे चलूँ तो आगे मुझे क्या मिलेगा? पी ब्लॉक मिल जाएगा। पी ब्लॉक में क्या क्या होंगे? इसके 5 डिवीजन कर दो, 1 2 3 और 4 5। फिर इसके बाद 1 2 3 4। तो ये कर दिया ली ना के रब सी एस पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो इधर क्या किया? ये है तो इसमें भी एक होगा और बेमक का सरबारा ये लीबे बकनौफ ऐसे करो और फिर एक और ऊपर ये हाइड्रोजन के साथ होगा। अब देखो तो यहाँ पर जो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 16 17 और 18, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? दे ऑक्यूपाई देयर पोजीशन फ्रॉम 13 टू 18। ठीक है। और 13 में क्या आएगा बताओ? न पी आस सब बी आई। फिर क्या आएगा? ली बे ब बोरॉन से आएगा, बकनॉफ। सो दिस इज ये बी ले लो तो बाल गाइन टी एल। फिर क्या होगा? नेक्स्ट बक नॉफ और फिर नी, ये है। फिर ये क्या होगा? कसी गे सन पीबी न पी आस सब बी आई ओ ससी टीपो फूटे कुल्हड़ बारात आई 80 अस्टाटीन ही नियर कर जे रान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें बसी जिया सब टीपो, यानी इसमें कौन कौन आ रहा है? क्या इसमें बसी ये मेटलॉइड भी आ रहे हैं, सब और टी को। सो इसमें कौन कौन ग्रुप आ रहे हैं? क्या मेटलॉइड आ गए? और मेटलॉइड के इधर रहो तो मेटलॉइड की जो भी सीरीज है ये लेडर टाइप, इसके इधर हुआ मेटल और उधर क्या हुआ? नॉन मेटल। तो मेटलॉइड के इधर सारे मेटल हो गए और उधर कौन से हो गए? ये सारे के सारे नॉन मेटल। हाइड्रोजन इधर कहीं रहा। ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। और ये जो 18th ग्रुप है वो क्या है? नोबेल गैस। 17th ग्रुप क्या है? हैलोजन। इसे हैलोजन क्यों कहा गया? क्योंकि ये साल्ट फार्मिंग है। इसे क्या कहा जाएगा? कैल्कोजन। क्योंकि ये ओर फार्मिंग है। इसे क्या कहा जाएगा? निक्टोजन। क्योंकि ये सफोकेटिंग है। तो ये इनके नाम हो गए। 15th ग्रुप है निक्टोजन, सफोकेटिंग। और कैल्कोजन का मतलब क्या है? ओर फार्मिंग। और हैलोजन का क्या मतलब है? साल्ट फार्मिंग। ऐसा होता है। और ये नोबेल गैस है। तो ये जो हमारे दो ग्रुप हैं
और ये सारे के सारे, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब हमने इनका जनरल फार्मूला लिख दिया है, तो जनरल फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके से चलेगा कि NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 और NP5 और NS2 NP6 ये चलेगा। तो ये 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, 16th 17th और 18th ग्रुप हो गया। अलग अलग ग्रुप हो गए, उनके अपने अपने जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको कंजीनर कहेंगे। तो कंजीनर्स कौन हुए? ग्रुप लीडर्स। कंजीनर्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप लीडर। जैसे सोडियम वाले ग्रुप का ग्रुप लीडर लिथियम है और बेमग का सरबारा का बेरिलियम है, वैसे इसका क्या है? बोरॉन, बक, नॉफ, ये है। और इसका कंजीनर हीलियम है, तो इसलिए इसका नहीं लिख रहे हैं, ऊपर रहेगा। इसका सबसे पहला मेंबर अपने ग्रुप का होता है। और वहाँ लिथियम लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन ठीक उसके ऊपर नहीं है, हाइड्रोजन की मिडिल मोस्ट पोजीशन है। तो ये ग्रुप लीडर है अपने अपने ग्रुप के। अच्छा, नाउ इन NS2 और NP1 to 6, जो N रिप्रेजेंट उनका पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर while sum of electrons on NS2 and NP1 to 6 plus 10 represent group number। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस में, तो फॉस्फोरस के केस में 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p, 10 तो यही होगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन है और ये 3, तो इस तरीके से ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्लस 10 दैट इज़ 15, इट इज़ इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब देखो इसमें हमारे पास ब्रोमीन एक ऐसा है जो डार्क ब्राउन का कलर होता है और लिक्विड नॉन मेटल है। तो पी ब्लॉक को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और साथ ही साथ अकेला लिक्विड नॉन मेटल के रखने का सुख प्राप्त है। और इसके अलावा इसमें नोबल गैसेस भी आती। इतना भाग्यशाली ग्रुप है ये कि इसमें सब कुछ है। सो पी ब्लॉक कंटेन्स P block contains metal, non-metal and metalloids, 7 metalloids। मेटलॉइड्स सब डिवाइड्स, ये सभी चीज़ें हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। अच्छा, मेटलॉइड्स सब डिवाइड टेबल इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पूरी टेबल को मेटलॉइड्स क्या करते हैं? सब डिवाइड्स टेबल into metal and non-metals। They are also called semi-metals। सेमी का मतलब अर्धचालक, semi-metals, as they have properties intermediate to metals and non-metals, as these have
डीज लिखना चाहिए, दे तो नहीं लिखना चाहिए, दे मन वो जिसमें जान होती उसमें दे आता है। सो एज दीज हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये होता है। तो इस तरीके से बसी जियास सब टीपो, बसी जियास सब टीपो। टीई का नाम क्या है? हाँ अच्छा बता रही हो, टेल्यूरियम। ये एंटीमनी, स्टबियम, निकनेम भी चलता है। एस आर्सेनिक, आर्सेनिक। और बताओ? जर्मेनियम, ये है। अब देखो कि जो नोबल गैसेस बीइंग नॉन रिएक्टिव हाईली इनर्ट आर मार्जिनलाइज, उनको हाशिए पे डाल दिया गया है। नोबल गैसेस ठीक है, आर हाईली इनर्ट एंड एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। सो आर मार्जिनलाइज्ड, जैसे सोसाइटी में कभी कभी क्या होता था, पहले दलितों को हाशिए पे डाल दिया गया था, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, तो वैसे इनको भी मार्जिनलाइज कर दिया गया। एट एक्सट्रीम राइट एंड इन ग्रुप 18, group 17 is highly reactive, नॉन मेटल्स। तो वो ग्रुप से हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं एंड कॉल्ड हैलोजेंस। सो हैलोजेंस का मतलब है, हैलो मतलब सॉल्ट और जेन जनरेटर, तो ये पैदा करती हैं, साल्ट फार्मिंग है, साल्ट फार्मिंग है, ठीक है। ग्रुप 16 आर कॉल्ड कैल्कोजेंस एज दीज आर ओर फार्मिंग, क्योंकि इनसे अयस्क निकलते हैं। दे आर खनिज पदार्थ और फॉर्मिंग, जैसे Fe2O3, ऐसे Fe SCUS, ऐसे बहुत सारे जो हैं Ag2S, ये सब ओर हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर के ओर ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये है कैल्कोजेंस कहे जाते हैं। ग्रुप 15 आर कॉल्ड निक्टोजेंस। अगर सिर्फ नाइट्रोजन गैस हो तो कोई सांस नहीं ले सकता। निक्टोजेंस एज दे आर, निक्टोस का मतलब दम घोंटू, सफोकेटिंग गैसेस। फास्फोरस में तो आग भी लग जाती है। तो ये हमने पी ब्लॉक के बारे में आपको बता दिया कि इसमें मेटल, मेटलॉइड्स और सारे होते हैं। तो अगर आप देखें
तो 6 6 ये हो गया 6 6 36 और 37, सो इसमें 37 एलिमेंट्स हैं। इसमें इसमें 12 हैं। हाइड्रोजन को इसमें नहीं माना गया है, हाइड्रोजन इसमें नहीं। हाँ बोलो बोलो। फिगर 3.3 में बोरॉन को मेटलॉइड नहीं दिखाया गया है। अलग अलग टेबल हैं, बट कई जगह नेट में देखोगी तो बोरान को मेटलॉइड दिखाया गया है। हम 12th की बुक से रेफरेंस ले रहे हैं, आपके में नहीं दिखाया गया है, तो क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। जस्ट मेटलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल। देखो बहुत जगह पे सब, अभी देखो मैं कितनी सारी टेबल दिखाऊंगा। ये बोरान है, अब अगली टेबल देखो। तो अब वही बात है कि किसकी बात मानी जाए, ऐसी एक भी टेबल नहीं मिलेगी। तो अब मैं सोचता हूँ कि आगे के हिसाब से चला जाए। इसमें भी दिखाया ही गया है, बोरान को दिखाया है कि नहीं। तो हमने नेट की बात मान ली है कि नेट ही ठीक कह रहा होगा, इसीलिए ऐसा कर दिया है। बाकी आप टीचर से कंफर्म कर लेना। लेकिन आगे भी जो हमने दूसरी बुक्स पढ़ी हैं, सब में बोरान को मेटलॉइड दिखाया गया। और जो चैप्टर आपका बना है ना मेटलॉइड्स का या इस तरीके का, उसमें बोरान सब जगह मेटलॉइड लिखा है। तो उसी को लो, नेट से पता करो। अब देखो तो इसमें 36 एलिमेंट्स हुए कि नहीं। 6 इधर से 6 इधर से और एक अकेला, ये हो गया 36। तो ये 37 हुए ना। और जबकि इसमें 12 + 1, इसे तो हटा दो, 12 हुए। हाइड्रोजन बीच में रहता है, कुछ किसी किसी में बीच में डालते हैं। तो ये 12 हुए इसमें, 30 और 37 हुए इसमें। अब देखो, तो ये बात हो गई पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगली बात क्या है, नाउ नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक elements are called transition elements as their d orbitals either in their native state। नेटिव स्टेट का मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट ना करें, और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा, अभी तक मैं ट्रांजिशन का मतलब ये बताया करता था कि चूंकि वो अल्टीमेट से पेनल्टीमेट में जा रहा है, इसलिए ट्रांजिशन, यही तो बोलता था कि नहीं। और अब हमने आपको नई डेफिनीशन बता दी। वास्तविक डेफिनीशन यही है। वो तो ठीक है, ट्रांजिट तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ में इनकी ये कैसा है, इसका मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि जैसे कॉपर है, तो कॉपर 29 होता है। अगर मैं आर्गन दिखा दूँ तो आर्गन ने 18 का हिसाब दे दिया। फिर क्या 4s1 दिखाऊं और 3d10 दिखाऊं, तो आप कहेंगे ये तो डी ऑर्बिटल इसकी फील्ड है। कंप्लीटली फील्ड, यही तो बोलोगी, बताओ। तो आप कहेंगे फिर इसे आपने क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया और वहाँ क्यों रखा। और आप ऊपर लिखते हैं कि उसकी डी ऑर्बिटल कैसी होती है, दोज एलिमेंट्स हुज डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीटली फील्ड। अब जरा CuO देखो, Cu2O भी बनता है, CuO भी बनता है।
CuCl2 भी बनता है ना। सो इन CuCl2 तो Cu पे कितना चार्ज है, क्या 2 प्लस चार्ज है। तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉनों का हिसाब देना पड़ेगा बताओ। क्या 29 का नहीं देना पड़ेगा, 2 निकल गए हैं, 2 क्लोरीन ने ले लिए हैं, क्लोरीन तो ले लेगा इससे, ये आयनाइज्ड हो गया। तो जब आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो किस ऑर्बिटल में जाता है बताओ। डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में कि डी में। जवाब तो दीजिए, तो तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ नहीं बोलो, कुछ तो बोलो। सर पता नहीं। अच्छा तो ये इतना भी तो बोल सकती थी ना, इतनी देर क्यों लगाती हो। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। किस में जाता है, आखिरी, जैसे एन प्लस एल रूल है उसके हिसाब से किस में गया। बाकी तो एक्सचेंज एनर्जी वो सब अलग बात है, लेकिन जा तो डी में ही रहा है ना, एन प्लस एल रूल के हिसाब से। पहले एस में गया फिर इसमें गया। बाकी कहीं कहीं एक्सेप्शन है कि वो एक्सचेंज एनर्जी को। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल बट वाइल केमिकल रिएक्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम एस ऑर्बिटल। कहेगा एस से, बोलेगा तुम बाहर हो, 3D कहेगा मैं तो अंदर वाला हूँ, तुम बाहर वाले हो, तुम दो, हम क्यों दें। तो समझ में आई बात। आने में आएगा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, लेकिन जब किसी से रिएक्शन होगी तो जाने में किससे जाएगा, बट while chemical reaction the first electron is released from s orbital। ये बहुत काम की बात है जो बताइए आपको। from, ये देखो s ऑर्बिटल, ये सब अभी इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में तो बहुत काम के हैं। अब देखो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो AR18, तो पहला इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, क्या एस को देना पड़ेगा, पहला निकला तो 0 हो गया। और लेकिन 2 निकल रहे हैं तो दूसरा कौन देगा, ये हो गया। तो इस ये कैसी है बताइए। इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे ये देख लो H2O प्लस O, तो क्या H2O बना, तो क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और ऑक्सीजन को मिल गया। तो हाइड्रोजन का क्या कहा जाएगा, क्या ऑक्सीडेशन बोला जाएगा कि नहीं। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, बस इतना ही याद रखो। तो चूंकि ये रिमूव हुआ है, सो इसका मतलब है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जब रिमूवल हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका। इनकम्प्लीटली filled d orbital in its one of the oxidation state। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि आपके मन में ये बात बार बार आ रही है कि सर ने CuCl2 बनाया, CuCl नहीं बनाया। अगर CuCl बनाया होता तो S से एक निकलता और D के पूरे रहते। बोलो। तो हमने इसीलिए लिख दिया वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि CuCl है, Cu2O भी होता है। तो Cu2O में भी लिखोगे तब भी तो 1 प्लस है, एक ही तो निकला। अच्छा 1 निकलेगा तब कैसे करोगी, तब इसकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी। 18 4s0 3d10, तो मतलब
सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली जाती हैं, लेकिन यदि किसी में भी पाया जाए तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अपनी नेटिव स्टेट में तो फुल है, ये इसकी कैसी स्टेट है बताओ? और ये कैसी स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट, या कंबाइंड स्टेट बोल दो। कंबाइंड स्टेट तो ठीक रहेगा, हम क्यों बोले ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट, बोलो समझ में आई? मेटल तो वैसे सब ऑक्सीडाइज होते हैं। अच्छा देखो, निकिल का क्या करें? NiCl2 बनता है, बोलो, निकिल क्लोराइड। अच्छा Na कितना होता है? Na का क्या 30 होता है? कॉपर के बाद निकिल ही तो आता है। तो स्कटी विक्रम ना फेंको, निकूजन, जिंक की बात करो, ZnCl2, निकिल की मत बात करो। तो जिंक का क्या होता है? 30 का कैसे हिसाब दोगी? दिस इज 18 और 4s2 और 3d कितना हुआ? 10। ये इसकी कंप्लीटली फील्ड क्या है? डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर Zn2+ लें, ऊपर की स्टेट देखो, ये 2+ की है। चाहिए ले लो, ZnO ले लो, जो दांतों में फिलिंग की जाती है, उसमें भी तो 2+ की है। तो क्या रहेगा? किससे निकलेगा? तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 10। अच्छा, जिंक की 2 ही मैक्सिमम स्टेट होती, मैक्सिमम +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो क्या इसे ट्रांजिशन एलिमेंट मानना चाहिए? बताइए। हाँ, तो जिंक और उसके ठीक नीचे देखो टेबल में, जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, these are not considered as transition metal, however their chemistry is studied along with transition metal। और रीजन हमने आपको बता दिया, समझ में आ गई बात? completely filled d orbital in combined state। तो जिंक ऑक्साइड कैसा होता है? आपकी दांतों में फिलिंग की जाती है, तो क्या ये वाइट कलर का होगा? भाई जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, तो क्या वो कलर एमिट करेंगे? और कलर ही नहीं एमिट करेंगे, एक्सचेंज ही नहीं करेंगे, तो कलर ही नहीं एमिट करेंगे, तो क्या कुछ कलर होगा? क्या जिंक के ऑक्साइड का कलर होगा, कि कैडमियम के ऑक्साइड का, कि मरकरी का? किसी का नहीं होगा। सो जिंक, कैडमियम, mercury in group 12 have completely filled d orbital। Orbitals in their native state as well as, और साथ ही साथ में किसमें? their combined state। So these are not considered transition element। ठीक है। However their chemistry is studied along with transition element। एलिमेंट। अब देखो, इतनी बात समझ आ गई कि क्यों नहीं लिया जाता या क्यों लिया जाता है। तो जनरल फार्मूला, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फार्मूला नहीं लिखना चाहिए, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इज तो n-1 डी, आपकी बुक में डी पहले लिखा है तो हम भी डी पहले ही लिख देते हैं। n-1 डी 1 to 10 और n s में 1 से 2, कभी कभी ये s से ले लेता है ना, s से एक ले लिया, जैसे क्रोमियम और कॉपर ने ले लिया था कि नहीं। तो ये इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेयर n रिप्रेजेंट इट्स, n क्या रिप्रेजेंट करता है? period number and the sum of electron over d and s, sum of electron over d and s represent, वो क्या represent करेंगे? इट्स ग्रुप नंबर। जैसे कॉपर में लो तो कॉपर में क्या होता है? 4, यानी अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3D पहले लिखो, बहुत सारी बुक में 4s पहले लिखा है। सो 3D 10 और 4s1, समझ में आई? तो किसका, कॉपर का ग्रुप नंबर क्या हो गया? ये तो पीरियड नंबर हुआ, और ग्रुप नंबर क्या हुआ? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 + 1, तो कितना हो गया? 11। सो पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 11। समझ में आ गई बात? नाउ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट shell, that is second last shell, penultimate shell। तो जो सबसे आखिरी कहलाती है उसको अल्टीमेट कहते हैं, अल्टीमेट शेल। और इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे बताओ? चुप हो जाती हो बीच बीच में, क्या बोलते हैं? सब पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और सब, ठीक है। जो थर्ड लास्ट सेल है उसे क्या कहेंगे? सब पेनल्टीमेट। ये है लास्ट शेल, इसे क्या कहेंगे? लास्ट शेल। इसे क्या कहेंगे? सेकंड लास्ट शेल। और इसे क्या कहेंगे? थर्ड लास्ट। समझ में आई की बात कि नहीं? तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पेनल्टीमेट शेल, and D block elements have property intermediate to S and P block elements, and it has properties intermediate to S and P block elements। एक ये भी बात बता दी आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, ठीक है, ऐसा होता है कि फर्दर डिवीजन है, इसमें एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है। यानी 5 ऑर्बिटल हैं डी की, लेकिन ये 3 ऊपर रहती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और जबकि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग होती है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो उसकी वजह से कलर एमिट करते हैं। ये इधर आ गया, एक्सचेंज होगा ना, ये उधर चला जाएगा, इधर आएगा। तो डी ब्लॉक ऑर्बिटल आपस में सब डिवाइडेड है इनके एनर्जी, क्योंकि इनमें एक तरीके का स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है। इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसमें रिपल्शन कम। तो ऊपर से नीचे
So d block orbitals are subdivided into two different levels. देखो एनर्जी शेल से सब शेल और सब शेल से, अब देखो जो आगे चले ऑर्बिटल में भी एनर्जी का डिफरेंस आ गया. ऑर्बिटल्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लेवल्स. तो इसको कहते हैं T2G. इस ऑर्बिटल का क्या नाम है? T2G. और इसको कहेंगे EG. खैर हम आगे देख लेंगे ये ऑर्बिटल का नाम है. अच्छा, एंड इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन इंटर ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स हेंस एमिट कलर्स. तो डी ब्लॉक के जो साल्ट होंगे क्या वो कलर्ड होंगे? Fe2O3 का साल्ट देख लो, कितने सारे निकिल के हरे साल्ट, और देखो कोबाल्ट के पिंक साल्ट, सारे साल्ट, कॉपर के कितने कलरफुल नीले साल्ट. सो एंड इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन between these two levels emitting color. So salts of D block element या transition elements, ये कैसे होंगे? आर कलर्ड. बात समझ में आ गई? जैसे CuSO4 का कैसा है? ब्लू. Fe2O3 का जो साल्ट होगा वो रेड ब्राउन. निकिल क्लोराइड का ग्रीन. कोबाल्ट क्लोराइड पिंक. और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके के साल्ट हैं. ठीक है, तो पहली बात आपको क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन इसमें पेनल्टीमेट शेल में चलता है. सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. According to tutorials point. अब देखो कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके सॉल्ट्स कैसे होते हैं, क्या वास्तव में ये कलर्ड होते हैं? तो ये चीज़ हम देख लें कि अगर इनके सॉल्ट बनाए जाएंगे तो इन सब में देख लो टाइटेनियम एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि इट इज़ कलर्ड. ये देखो टाइटेनियम का है, वेनेडियम का अलग अलग साल्ट, क्रोमियम का अलग साल्ट, मैग्नीज का अलग, आयरन का FeSO4 भी तो देखा है ना, ग्रीन होता है कि नहीं, लाइट ग्रीन. निकिल का भी ग्रीन है, कोबाल्ट का पिंक होगा, और कॉपर का तो ब्लू होता ही है. तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके जो साल्ट्स होते हैं दे ऑल आर कलर्ड. तो ये बात हो गई. और क्या बात है कि इनकी प्रॉपर्टी किसके किसके बीच होती है? लिख दिया क्या कि देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, कि अभी नहीं लिखा? अच्छा, तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन किसके किसके? S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स. S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होती है. एंड देयर वैलेंसीज आर नॉट फिक्स, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. ठीक है, ठीक है. दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज, जैसे कि Fe2O3 और FeO. तो Fe2O3 में क्या होगा? इसकी वैलेंसी +3 की होगी कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी -2 की. इसकी कैसी होगी? क्या +2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट? चेक कर लो, x मान के देख लो. हमने आपको तरीका बताया है कि नहीं? इसे x मानो, x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 इज इक्व टू 0. तो 2x - 6 इज इक्व टू 0. तो x कितना आ जाएगा? +3 आएगा.
FeO, और x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, क्या प्लस 2 आएगा? तो है अलग अलग, सिर्फ इसी में नहीं है, कॉपर में ही देख लो। और ऐसा ना होता तो हम क्यों लिखते कॉपर 1 एंड कॉपर 2, 9th में पढ़ा था कि नहीं? कॉपर 1 एंड कॉपर 2, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, ऐसे पढ़ा है कि नहीं? बोलो। तो Cu2O और CuO, तो Cu2O है, तो 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, +1, और x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, +2। तो वेरिएबल वैलेंसी है। इसका क्या फ़र्क पड़ता है? वेरिएबल वैलेंसी का क्या कोई महत्व है? तो हाँ, मान लीजिए अगर हमको N2 और प्लस H2 से मिलकर अमोनिया बनाना है, तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा? इसकी बैलेंसिंग करो, तो ये कर दिया यहाँ 2, तो एक N रहेगा और H इसके पास आएंगे, और इधर भी H आएंगे, और ये 6 के 6 H एक साथ कोलाइड करें तभी होगा, वरना अगर 5 कर गए तो नहीं होगा। और अगर मान लो ये H उधर से कोलाइड कर गया तो भी नहीं होगा। 3 इधर से आए, 3 इधर से आए तभी होगा। अगर इसके अलावा इनके पास बहुत सारी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सकें, इतनी तेज़ी से टक्कर मारें ये बॉन्ड टूट जाए, और ऐसा होने पर क्या NH3 बन जाएगा, और इधर भी क्या बन जाएगा, NH3, और ये जो बचे हुए H हैं उनके दूसरी तरफ N कोलाइड करें। लेकिन ये तो करेक्ट ओरिएंटेशन एंड करेक्ट एनर्जी, क्या ये मुमकिन है? 10 लाख में एक पार्टिकल बन पाएगा? ऐसे तो कभी अमोनिया हम बना ही नहीं पाएंगे, हमारा फर्टिलाइजर ही नहीं बन पाएगा। इज इट पॉसिबल कि करेक्ट ओरिएंटेशन? सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, molecule takes place with correct orientation and ठीक है, adequate amount of energy, of reactant molecules, तो reactant molecules during collision, however their chances are very less. So D block elements क्या करते हैं? D block elements, ठीक है, are used as catalyst, ये कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, which क्या करते हैं, मेक देयर पाथवे ईजियर, मेक देयर पाथवे ईजियर, उनको एक अल्टरनेटिव पाथवे दे देते हैं, एंड मेक द रिएक्शन फास्टर without getting involved in it, without getting consumed self. अच्छा, अब एफी ने कहा है, मैंने एफी का पाउडर डाल दिया, तो एफी ने कहा, ये हमने उसी टम्बलर में डाल दिया एफी, तो इसने पूछा कि नाइट्रोजन से कि भाई तुमको कितना चाहिए, तो उसने बोला मुझे 3 की वैलेंसी मिल जाए, तो ये एफी के पाउडर्स हैं। उसने कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको जितनी वैलेंसी चाहिए दे दूंगा, तुम अपने बॉन्ड तोड़ लो। तो नाइट्रोजन ने कहा ठीक है हम तोड़ लेते हैं, तुम तो मुझे एनर्जी दे ही रहे हो, तुम्हारे पास 3 की वैलेंसी है, तुम ट्राई वैलेंट। तो हाइड्रोजन से उसने पूछा तुम्हें कितने चाहिए, उसने कहा कि मुझे तो 1 चाहिए। बोला एस ब्लॉक से दिलवा देता हूँ, एस ब्लॉक हमारे पास दे देता है। तो एच भी बैठ गया, अच्छा एच भी इसके पास बैठ गया, एन भी, फिर इनकी आपस में बातचीत हुई और इन्होंने NH3 बना लिया, फिर ये बाहर निकल गए। बोलो है आसान? और इसने जिसको जितना चाहिए उतना उतना दे दिया, जितनी जिसका था। मेरे पास तो वेरिएबल वैलेंसी है। देखो डी ब्लॉक में 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है, और सारे के सारे 40 के 40 कैटलिस्ट हैं। निकिल कैडमियम मरकरी छोड़ दो, वो ट्रांजिशन नहीं है। 40 में 3 निकाल दो, 37 तो कैटलिस्ट ही है आपके पास। आंख बंद करके एक उठा के डाल देना, आपकी रिएक्शन फास्टर हो जाएगी।
समझ में आ गई बात? किसी भी रिएक्शन में डाल देना, सब सही है, कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, आर दे प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे, दे प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, फॉर मेकिंग रिएक्शन फास्टर। तो इससे जो निकला वो NH3 बन गया, फिर दूसरा आ जाएगा रिएक्शन फास्टर। एज दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म ऑन इट, कैटलिस्ट वही होते हैं जो रिएक्शन के रेट को फास्टर कर दें। आप जरा देखो कि इसके अलावा ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नियरली सिमिलर इन साइज, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर इन साइज। इनके रिएक्शन में दे हैव ए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद इन 15%, दे हैव अ वेरिएशन among atomic radius अच्छा, आगे ट्रेंड देखेंगे तो हम बता देंगे कि क्यों इनमें कम वेरिएशन है। विद इन 15%, 15% के अंदर ही सारा जो एक्सट्रीम रेडियस है और जो मिनिमम रेडियस है, और मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट रेडियस, उनके बीच में इतना अंतर है। अब जरा देखें एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जरा देखो कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस दिखाया गया है अलग अलग एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में। तो आपको लग रहा है कि कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बिल्कुल लगभग एक जैसे हैं। एस में देखो कितना फ़र्क है, और पी में भी बहुत फ़र्क है, लेकिन डी में सब एक ही जैसे लग रहे हैं कि नहीं, बताओ। तो इसलिए अगर तुम्हारे घर में एक जैसी ही ईंट लगें तो क्या तुम्हारा घर टिकेगा कि एक बहुत बड़ी ईंट लगा दी जाए, छोटी सी ईंट, तब टिकेगा? सो दे आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, इसलिए उनको मिक्स करके आप एक अच्छा खासा मेटल बना सकते हो, वो स्ट्रांग भी होगा। सो दीज आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। इनसे मिलके डुरालमिन बनता है, तो जिससे एविएशन में जहाज के बहुत सारे पार्ट बनते हैं, और क्या क्या एलॉय बनाने के भी काम में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको बता दी कि डी ब्लॉक में क्या क्या होता है। थोड़ा सा डी ब्लॉक का और बचेगा, तो वो हम नेक्स्ट अभी क्लास होगी तो उसमें बता देंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।